चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी का अध्याय 2 है और आज क्या पढ़ेंगे? कोशिका विज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 30 क्वेश्चन हैं जो कि आज हम खत्म करेंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन है लेकिन 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं और ज़्यादा बकवास ना करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं कि आपका एसएससी, बीपीएससी या किसी भी क्षेत्र का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या भारत में कोई भी कोने पे एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो ध्यान रखना है कि बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है और कोशिका विज्ञान से तो क्वेश्चन आता है। तो आज अगर पढ़ के जाते हैं ये, तो आपका बायोलॉजी से जो कोशिका विज्ञान है, उससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए, पहला है जीवन की मूलभूत इकाई है। तो जीवन की मूलभूत इकाई कौन सी है? तो कोशिका है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। हम जानते हैं सेल है। इसके डिटेल के बारे में जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका जो है समस्त जीवों की शारीरिक व्यवस्था की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। सही बात है। इसका स्ट्रक्चर रूप से देखा जाए, स्ट्रक्चरल कहिए या ऑपरेशनल कहिए, दोनों रूप में ये इंपॉर्टेंट है। ये इकाई के रूप में जाना जाता है कोशिका। तो अगर आपसे पूछिए कि कोशिका समस्त जीवों की शारीरिक व्यवस्था की क्या है, तो हम बताएंगे मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में। कोशिका की खोज अगर हम बात करेंगे किस वर्ष हुआ था, तो हम बताएंगे 1665 में। 1665 में कौन किए थे? तो रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। तो कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। कब किया गया? तो 1665 में किया गया। ये मृत कोशिकाएं थी जो रॉबर्ट हुक खोजे थे। वो कोशिका का नाम था, मतलब वो कोशिका जो खोजा गया था, मृत कोशिका खोजा गया था, मरा हुआ कोशिका खोजा गया था। स्पष्ट बात यह है। परंतु जीवन की आधारभूत संरचना की खोज करने के कारण रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान कहा जाता है। तो एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आधारभूत संरचना की खोज करने के कारण इनको रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है। 1665 में खोजे थे और मृत कोशिका ही खोजे थे, इसलिए इन्हें कोशिका विज्ञान की जनक कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। मृत कोशिकाओं की खोज के कुछ वर्षों बाद ही 1674 में, कब? 1674 में, 1674 में ल्यूवेनहॉक थे। ल्यूवेनहॉक ने क्या की? जीवित कोशिकाओं की खोज की। तो ल्यूवेनहॉक जो हैं, ये भी कोशिका जो है कोशिका को खोज किए थे, लेकिन ये जीवित कोशिका की खोज किए थे। लेकिन मृत कोशिका के बाद, मतलब मृत कोशिका के सबसे पहले खोज किए रॉबर्ट हुक। उसके बाद अगर जीवित कोशिका की खोज करने का श्रेय जाता है तो ल्यूवेनहॉक का जाता है। तो इनका पूरा नाम अगर पूछते तो एंटोनी कर दीजिएगा। क्या करिएगा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक बोल दीजिएगा। ये याद हो गया होगा। कब किए भाई ल्यूवेनहॉक जी? तो ये किए थे 1674 में। क्या किए थे? तो जीवित कोशिका की खोज किए थे। अब मृत कोशिका की खोज किसने किया? तो ये रॉबर्ट हुक किए। और कब किए? तो 1665 में किए। भूलिएगा नहीं ना अब। दूसरा प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। तो कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे अगर आपसे पूछे, तो दो व्यक्ति का नाम याद रखना होगा, जिसमें ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, वही है। स्लाइडेन है और श्वान है। तो यहाँ पे स्लाइडेन और श्वान सिर्फ दे सकता है। यही थे कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले, मतलब प्रतिपादक कहिए, प्रतिपादन के थे। तो एमजे स्लाइडेन और थियोडोर श्वान पूरा नाम है इनका। तो चलिए इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो सुनिए, कोशिका सिद्धांत जिसे सेल थ्योरी कहते हैं, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन एमजे स्लाइडेन तथा थियोडोर श्वान। तो आप याद रखना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? स्लाइडेन याद रखिए और श्वान द्वारा दिया गया था। क्या दिया गया था? कोशिका सिद्धांत दिया गया था। इसका प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? स्लाइडेन के द्वारा और श्वान के द्वारा, दोनों के द्वारा। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का शरीर जो है एक क्या है? एक अथवा अधिक कोशिकाओं से निर्मित है। सिद्धांत के अनुसार बताया गया था, कोशिका सिद्धांत के अनुसार। किनके द्वारा बताया गया? स्लाइडेन और श्वान के द्वारा।
तो चलिए दोनों में होता है, जंतु और पादप दोनों में कोशिका होता है, लेकिन इसमें भी बांटा हुआ है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति, यहाँ पे सुनिएगा, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। कोशिका से जीवित अगर हो रहे हैं तो उसमें एक कोशिका के कारण हो रहे हैं। प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई होती है। जितनी भी सेल हैं, जितनी भी कोशिका हैं, वो स्वतंत्र इकाई हैं, स्वतंत्र रूप से हैं। तथा शरीर की सभी कोशिकाएं सामूहिक रूप से कार्य करती है। स्वतंत्र रूप से तो है सेल, लेकिन कार्य जब करना हो शरीर के, अगर सभी कोशिकाओं की अगर बात करें, जो शरीर में हमारे जो कोशिका से बना है, वो सामूहिक रूप से काम करेगा, कार्य करेगा, अलग अलग नहीं करेगा, काम करेगा एक साथ, लेकिन स्वतंत्र इकाई है। कोशिका की उत्पत्ति में केंद्रक प्रमुख भूमिका निभाता है। तो कोशिका की उत्पत्ति में केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, अच्छा भूमिका निभाता है, प्रमुख भूमिका निभाता है। तीसरा प्रश्न क्या है? सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। मतलब केंद्रक का खोज करने का नाम किनका आता है? केंद्रक का खोज कौन किए थे? ये इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रक का खोज करने वाले आते हैं हमारे, कौन है? रॉबर्ट ब्राउन है। रॉबर्ट ब्राउन का नाम आता है, केंद्रक का खोज किए थे, मतलब न्यूक्लियस का खोज किए थे। जीव द्रव की खोज का अगर श्रेय पूछा जाए कि जीव द्रव का खोज कौन किए भाई, उनका नाम बताइए, तो वो करने वाले और कोई नहीं, ये थे डुजारडीन थे। नाम ही है डुजारडीन। जीव द्रव का नामकरण कौन किए थे? जीव द्रव का खोज किए थे डुजारडीन, लेकिन नामकरण कौन किया, मतलब नाम कौन दिए थे? तो ये ऑप्शन 1 देख रहे होंगे, पुरकिंजे का नाम आता है, जो कि नामकरण किए थे जीव द्रव का। राइबोसोम की खोज की अगर बात करें, तो राइबोसोम की अगर खोज की बात करें तो ये हमारे पैलेडे हैं, पैलेट जी हैं। कौन है? पैलेट जी हैं। G.A. पैलेड हैं, G.E. पैलेड नाम है। कोशिका विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नवत हैं। जो कोशिका विज्ञान से संबंधित जो भी हुआ है, जैसे कोशिका की खोज कौन किए, जीव द्रव की खोज कौन किए, राइबोसोम है, क्रोमैटिन है, लाइसोसोम है, ये सब हम पढ़ेंगे, है ना? तो इसी को याद रखना है। कोशिका की खोज कौन किए भाई? तो रॉबर्ट हुक जी किए। जीव द्रव की खोज किए कौन? अभी हम पढ़े डुजार्डीन। डुजार्डीन तोड़ दीजिए। कोशिका सिद्धांत कौन दिए? तो स्लाइडेन व स्वान का नाम आता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो रिचर्ड अल्टमैन। अल्टमैन ज्यादा याद रखिएगा, अल्टमैन जी हैं, उल्टा पुल्टा काम करते रहते हैं। लाइसोसोम की अगर बात करें तो सीडी डुबे हैं। कौन है? सीडी डुबे जी हैं। तो सीडी डुबे कौन है भाई? लाइसोसोम की खोज करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता कौन है? तो अल्टमैन है। कोशिका सिद्धांत कौन दिया? तो स्लाइडेन और स्वान दिए। कोशिका की खोज कौन किए? तो रॉबर्ट हुक किया। रॉबर्ट हुक जो किए थे, मृतक का किए थे, मृतक कोशिका का। जीवित कोशिका का लुवेन हुक का नाम आ जाता है, क्योंकि मैंने कोश जो है पढ़ाया था जब रिमाइंडर बुक, तो उसमें ऑनलाइन में दिया था, और बहुत लोग उसे गलत बोले थे, क्योंकि बहुत लोगों को अनुभव पता नहीं था। उनका भी नाम आता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, ये सब बातें तो बात की है, आगे बात करते हैं। केंद्रक की खोज कौन किए बताइए? केंद्रक का खोज का श्रेय किसे जाता है? तो केंद्रक का खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन का नाम आता है। जीव द्रव का नामकरण कौन किए? तो पुरकिंजे का नाम आता है। पुरकिंजे जी नामकरण किए थे। और गोल्जी काय का बताइए, ये नाम बताइए किनके नाम पे है? तो गोल्जी के नाम पे है, लेकिन कैमिलो गोल्जी नाम है पूरा नाम। तो गोल्जी काय का खोज करने का नाम श्रेय जाता है कैमिलो गोल्जी का। राइबोसोम का नाम बताइए। राइबोसोम के बारे में आप जानते हैं, जी पैलेट, पैलेडे हैं, पैलेट। और आपका एक अंतिम है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन की अगर खोजकर्ता की बात करें तो वो है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग का नाम जाता है, क्रोमैटिन की खोज किए थे। चौथे प्रश्न की बात करें, चौथा प्रश्न क्या है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। तो कोशिका सिद्धांत का अगर बात करें, कोशिका सिद्धांत का अपवाद की बात करें तो वह है वायरस, विषाणु है। क्या है? वायरस है। विषाणु क्या है? वायरस क्या है? तो प्रारंभिक सूक्ष्म जीव है। तो प्रारंभिक सूक्ष्म जीव है जो क्या हुआ है? कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सके हैं, मतलब अर्थात इनमें कोशिका नहीं पाई जाती है, मतलब वायरस में जो है कोशिका नहीं पाई जाती है, स्पष्ट रूप से जान लीजिए। इसलिए कोशिका सिद्धांत इन पर लागू नहीं होता है, मतलब वायरस पे कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है।
पे इसलिए नहीं लागू होता क्योंकि विषाणु जो है, वायरस जो है अत्यंत सूक्ष्म संक्रामक परजीवी है। अब परजीवी इतना सूक्ष्म संक्रामक परजीवी होने के कारण क्या होता है कि जीवित कोशिका जो है, जीवित कोशिका जैसे कि हमारे शरीर में वायरस हो गया, तो हम तो जीवित कोशिका है मेरे अंदर। जीवित कोशिका के भीतर होकर स्वयं की प्राकृतिक बनाता है। 5वां प्रश्न क्या है सुनिए। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन-सी है? तो ऑप्शन नंबर बी शुक्राणु है। क्या है? शुक्राणु है। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन-सी है? तो वो हमारा शुक्राणु है। शुक्राणु है तो चलिए हम जानते हैं। तो सुनिए, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका अगर आपसे पूछ रहा है, तो आपको जवाब क्या देना है सुनिए। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, जिसे स्पर्म बोलते हैं, जो कि पुरुषों में होता है। तो आपसे अगर पूछे मानव शरीर में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2 ढंग में हम पढ़ेंगे, एक प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, एक मानव शरीर में, जो हमारे शरीर में है। तो मानव शरीर में अगर पूछ रहा है, मतलब मानव का शरीर, इसमें महिला, पुरुष सब आएँगे। तो पुरुष में जो शुक्राणु पाया जाता है, वो सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है, जिसे स्पर्म बोलते हैं। आगे बात करेंगे, जबकि सबसे बड़ी अगर कोशिका की बात करें, तो हमारे अगर बात करें सबसे बड़ी कोशिका जो है मानव शरीर में, तो अंडाणु है, अंडाणु है, आप जानते हैं, ये सबसे बड़ी है। तो ये मानव शरीर के में ही है, दोनों आएँगे, पुरुष और महिला दोनों का बात हो रहा है, तो सबसे छोटा तो भाई पुरुष वाले में आएगा शुक्राणु के रूप में, लेकिन सबसे बड़ा अंडाणु के रूप में। अब आगे चलते हैं, आगे समझिए, आगे क्या है इम्पोर्टेंट कि प्राकृतिक में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका। अब सबसे छोटी कोशिका प्राकृतिक में, तो माइकोप्लाज्मा का नाम सुने होंगे, माइकोप्लाज्मा है। इसका पूरा नाम बहुत बार बताया नहीं जाता है, खाली माइकोप्लाज्मा, क्योंकि ऑप्शन में ही माइकोप्लाज्मा देता है, आगे नहीं देता है। लेकिन आपसे दे दे तो आप क्लियर कर लीजिए कि सबसे छोटी कोशिका जो प्राकृतिक में पाई जाती है, सबसे छोटी कोशिका, उसे माइकोप्लाज्मा कहते हैं। माइकोप्लाज्मा का पूरा नाम सुन लीजिए, गैलीसिप्ट। याद रखिए, गैली अलग कर दीजिए, याद करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, गैली अलग कर दीजिए, सिप्ट अलग कर दिया और कम अलग कर दीजिए। तो गैलीसिप्ट कम हो गया, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्ट कम है। जबकि सबसे बड़ी अगर कोशिका पूछे तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछे तो शुतुरमुर्ग का अंडा ही है, क्योंकि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी होती है ना? उसी का अंडा सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। तो सबसे बड़ा पूछेगा प्राकृतिक रूप से, तो आप बता दीजिएगा भाई शुतुरमुर्ग के अंडा है। अगर सबसे छोटा पूछ दे तो आप बताइए माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का पूरा अगर मान लीजिए माइकोप्लाज्मा ना देके ये दे दे तो बहुत लोग कंफ्यूज करेगा, तो याद रखें, क्लियर कर लीजिए। तो अगर मान लीजिए सबसे छोटा पूछे तो आप बता सकते हैं गैलीसेप्टिकम बोल दीजिएगा। क्लियर हो गए? छठा प्रश्न क्या है सुनिए। प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिकाएं हैं। तो प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिकाएं हैं, कौन कोशिका है? तो वो उस कोशिका का नाम है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या नाम है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं नाम है, जो कि सरल संरचना वाली कोशिका मानी जाती है। अब इसके बारे में चलिए हम जानकारी लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और कब है हम बताएंगे जरूर। आगे तो ये तो क्लियर कर लें, है ना? तो क्लियर करने से समझ जाइए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्रारंभिक एवं सरल संरचना वाली कोशिका है। बहुत ही मतलब सरल मानिए, आसान वाली कोशिका है। कौन? प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसमें केंद्रक झिल्ली मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि केंद्रक झिल्ली है, का अभाव होता है। तो केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, मतलब इसमें मेम्ब्रेन जो है नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। याद हो रहा है? इसलिए केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ जो हैं न्यूक्लिक ऑइड नामक अनियमित आकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अनियमित याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए केंद्रक में पाए जाने वाले कौन कौन पदार्थ है? तो डीएनए है, देख रहे होंगे, आरएनए है, प्रोटीन है। और फिर से दोबारा सुनिए कि अगर बोल दे केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ, तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन बताइएगा। आदि क्या है? ये सब जो नाम आप देख रहे हैं, ये अनियमित आकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं विषाणु, शिवाणु, नीलहरित शैवाल में पाई जाती है। 7वां प्रश्न क्या बोलता है, आगे हम समझते हैं। पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार है। तो पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार अगर पूछे तो ऑप्शन नंबर ए यूकैरियोटिक।
कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं होता है, जो कि पूर्ण विकसित कोशिका है। प्रोकैरियोटिक पूर्ण विकसित नहीं माना जाता जितना यूकैरियोटिक माना जाता है। अब चलिए हम जानते हैं इसके बारे में कि आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है हम बता देते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है कि संरचनात्मक रूप से पूर्णतः विकसित होता है, मतलब स्ट्रक्चरल रूप से विकसित होता है, जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक, इसमें पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक भी होते हैं, केंद्रक कला भी होते हैं, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होते हैं, और झिल्ली युक्त कोशिकांग भी होता है, मतलब झिल्ली युक्त भी आपको मिलेगा, झिल्ली भी होगा। इसमें दोनों ढंग में होगा। कैसे होगा आगे तो ये जानिए। तो आगे सुन लीजिए कि यूकैरियोटिक जो कोशिका है, कोशिकाओं को क्या किया गया, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, उसे बांटा गया है। तो दो भागों में बांटा गया, मतलब कहने का मतलब है कि एक तो जंतु कोशिका बना है, एनिमल सेल्स है, एक पादप सेल्स है, प्लांट सेल्स है। तो प्लांट में क्या है, झिल्ली है, केंद्रक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, लेकिन जंतु में आपको झिल्ली नहीं मिलेगा। तो इसमें ध्यान रखना है, दोनों है। यूकैरियोटिक के जैसे ही पढ़ेगा तो दोनों याद रखिएगा, लेकिन जैसे ही दो भागों में बटेगा तो जंतु में आपका कोशिका झिल्ली नहीं मिलेगा, सेल बॉल नहीं मिलेगा। आठवां प्रश्न क्या है सुनिए। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकांग में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो वो हमारा हरित लवक जो है नहीं पाया जाता है। हरित लवक जो है हमारा जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा, लेकिन आपका पादप कोशिका में पाया जाता है। अब कैसे, तो हम जानते हैं। तो हरित लवक जो है पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले लवक हैं। एक प्रकार का है लवक है। लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। पादप कोशिका मतलब पौधे, पेड़ पौधे में ही पाए जाते हैं लवक। इसके तीन प्रकार हैं, किसके, लवक के, जिसमें हरित लवक तो आप जान ही रहे हैं। तो लवक का जो है तीन प्रकार में बांटा गया है। अवर्णिक लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, एक है वर्णिक लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, और तीसरा बोलते हैं हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जो कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं हरित लवक। हरित लवक को ही क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब चलिए, हरित लवक में उपस्थित जो पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की बात करते हैं, पर्णहरित की बात करते हैं, की सहायता से पादप जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण क्या क्रिया करेगा, अपना स्वयं का। इसी के कारण हरित लवक को जो है पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इसी से तो अपना भोजन का बात होता है, तो ये रसोई घर है। हरित लवक जो है क्या है, रसोई घर है। किसका, तो पादप कोशिका का रसोई घर है। 9 प्रश्न देखिए कि किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ये मानव भी नहीं पाया जाता है, मानव हो या जंतु हो, इसमें नहीं पाया जाता कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल। अब इसकी डिटेल की बात करते हैं तो सुनिए। कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज से निर्मित एक क्या है, परागम आवरण है, मतलब सेलुलोज से निर्मित होता है कोशिका भित्ति, जो कोशिका के चारों ओर स्थित होता है। तो सेलुलोज से बना होता है, जो कि कोशिका के मतलब सेल के चारों ओर स्थित होता है। कोशिका भित्ति कोशिका को जो है संरचनात्मक दृढ़ता मतलब संरचनात्मक रूप से मजबूत तथा यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। तो यांत्रिक रूप से सपोर्ट करती है कोशिका भित्ति को। आगे और देख सकते हैं आप कि यहाँ पे कि कोशिका भित्ति पादप, कवक, शैवाल तथा जीवाणुओं की कोशिकाओं में पाई जाती है। तो पादप मतलब पेड़ पौधे, कवक में या फंगी, शैवाल एल्गी और बैक्टीरिया जीवाणु आदि कोशिकाओं में पाई जाती है। ये जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोशिकाओं में पाई जाती है, परंतु जंतु में मानव एवं अन्य जंतु भी आएंगे, जानवर भी आएंगे जो जीवित हैं, एवं प्रोटोजोआ जीवों की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है, तो सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। 10वां प्रश्न क्या है सुनिए। 10वां प्रश्न है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। इसमें किसे शामिल किया जाता है। तो जीव द्रव का इंग्लिश में होता है प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं, तो प्रोटोप्लाज्मा कहलाता है। तो बताइए इसमें किसे शामिल किया जाता है इस ऑप्शन के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव को शामिल किया जाता है, केंद्रक द्रव को करा जाता है और अन्य कोशिकांग को भी किया जाता है। जीव द्रव प्रोटोप्लाज्मा को ही कहा जाता है। जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव, मतलब प्रोटोप्लाज्मा जो है जीवन का भौतिक आधार है।
इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत? जीव द्रव कहिए या प्रोटोप्लाज्मा के अंतर्गत। कोशिका द्रव मतलब साइटोप्लाज्मा, केंद्रक द्रव प्लाज्मा। तो केंद्रक द्रव तथा कोशिका में उपस्थित अन्य कोशिकांग शामिल किए जाते हैं, मतलब सेल ऑर्गन शामिल किए जाते हैं। 11वां प्रश्न की अगर बात करें, 11वां प्रश्न है किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? ऊर्जा घर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जा घर कहा जाता है। किसका? सेल का। तो चलिए जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकांग है। क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, जो विभिन्न आकृतियों के रूप में पाया जाता है। विभिन्न आकृतियों के रूप में मतलब आकार में, जैसे सूत्र के रूप में, छड़ के रूप में, गोलक के रूप में पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया आकृति में। ग्लूकोज के एक अणु से 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, जिसमें से 34 एटीपी अणु माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये रखना होगा, ग्लूकोज के एक अणु में कितने एटीपी होते हैं? 36 एटीपी होते हैं। क्या करता है? अणुओं का निर्माण करता है। तो ग्लूकोज के एक अणु से 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, इतना याद हो गया। जिसमें 34 एटीपी की अगर बात करें, 34 एटीपी होता है, एटीपी अणु होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। किसमें बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। तो 34 एटीपी अणु माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर मतलब पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है। पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये ध्यान रखना होगा। 12वां प्रश्न क्या है? चलिए जानते हैं। 12वां प्रश्न है कि किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। अब लाइसोसोम को कहते हैं तो चलिए जानते हैं। तो सुनिए, कोशिकीय उपापचय, ठीक है, कोशिकीय उपापचय में व्यवधान मतलब गड़बड़ी उत्पन्न होने पर अथवा कोशिकाओं के क्षति हो जाने पर इसमें उपस्थित लाइसोसोम फट जाते हैं और इसमें उपस्थित पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका का पाचन कर लेते हैं। अपनी ही कोशिका का क्या करती है? पाचन कर लेते हैं। यह घटना आत्मलयन कहलाती है। आत्मलयन मतलब आत्महत्या थैली कहलाती है। फलस्वरूप अगर देखा जाए तो कोशिका नष्ट हो जाती है, मतलब आत्महत्या मतलब कोशिका जो है पचा जाएगा तो नष्ट ही हो जाएगा ना, नष्ट हो जाता है। इसी कारण लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग्स कहा जाता है। 13वां प्रश्न है कि राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण किसे कहा जाता है? तो राइबो को अलग कर दीजिए, न्यूक्लियो को अलग कर दीजिए, तो राइबो न्यूक्लियो हो गया। न्यूक्ली है, प्रोटीन कण किसे कहा जाता है? तो वो है राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को कहा जाता है। देखिए, राइबोसोम की अगर हम बात करें तो राइबोसोम जो है लगभग गोलाकार संघनन सूक्ष्म कण होते हैं। राइबोसोम कैसा होता है? सूक्ष्म कण जैसा होता है, गोलाकार होगा और सूक्ष्म जैसा होगा, जो कि अंतः जालिका से जुड़े होते हैं। तो अंतः प्रद्रव्य जालिका से जुड़े होते हैं, इंडोप्लाज्मिक जालिका से जुड़े होते हैं, ये याद रखना है। आगे आओ जान लीजिए कि राइबोसोम जो है राइबो न्यूक्लिक अम्ल जिसे आरएनए बोलते हैं तथा प्रोटीन से निर्मित होते हैं। तो आज से पूछेगा कि राइबोसोम का निर्माण जो है निर्मित कैसे होता है? तो निर्मित जो होता है आरएनए तथा प्रोटीन से होता है। और आरएनए का हिसाब से फुल फॉर्म आरएनए का क्या है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो अगर आपसे मान लीजिए आरएनए और प्रोटीन दे दे तो भी आंसर सही होगा। आरएनए का पूरा नाम दे दे राइबो न्यूक्लिक अम्ल और तथा प्रोटीन, ये भी सही होगा। निर्मित होता है इसी से पता है क्या कहा जाता है इन दोनों को जोड़कर? राइबोसोम को राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन कण कहा जाता है या राइबो न्यूक्लिको प्रोटीन कण कहा जाता है, जो आप कर सकते हैं, याद होना चाहिए। राइबो को अलग कर दीजिए, न्यूक्लिक को अलग कर दीजिए, प्रोटीन को अलग कर दीजिए, यही कण से बनता है। राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है।
या पाए जाते हैं। इसका प्रमुख कार्य है अंतः प्रद्रव्य जालिका पर प्रोटीन का संश्लेषण करना। किसका करना? प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रश्न क्या है? चलिए जानते हैं। 14 प्रश्न है कि मानव शरीर के किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो मानव शरीर का कौन सा ऐसा कोशिका है, सेल है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो वो हमारा लाल रक्त कोशिका में जो है हमारा आरबीसी जिसे बोलते हैं, इसमें जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं, हम समझने की बात करिएगा। स्तनधारियों, यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, स्तनधारियों की विकसित लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो स्तनधारी जो होते हैं, मेमल्स जो होते हैं, मेमल्स कहते हैं, मेमल्स की जो विकसित जो लाल रक्त कोशिका होता है, कोशिकाओं में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक दोनों नहीं होता है, मतलब नहीं पाया जाता है उसमें। लाल रक्त कोशिकाओं या लाल रक्त जो कोशिका है, यहाँ पे देखिए, लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन करती है। तो यहाँ पे जो दिखा हुआ है कि स्तनधारियों की विकसित की बात करें तो लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक नहीं पाया जाता है। यही दे रहा है कि नहीं? दे रहा है। अब देखिए, कोशिकाएं फेफड़ों से कोशिकाओं तक, कोशिकाएं जो हैं फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है तथा कोशिकाओं से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। ये भी स्पष्ट हो गया। फेफड़ों से देखिए, कोशिकाएं जो हैं, लाल रक्त जो कोशिकाएं हैं, वो क्या होता है कि फेफड़ा से कोशिका तक जो है, कोशिकाओं तक क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है फेफड़ों से। ये जान लीजिए। और सुन लीजिए, कोशिकाओं से अगर फेफड़ों की बात करें तो फेफड़ों तक क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड करता है। तो कोशिकाओं से फेफड़ों तक जाना होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। अगर लाल रक्त कोशिकाएं की बात करें तो फेफड़ों से कोशिकाओं तक जाएगा तो ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। स्पष्ट हो गया? क्लियर हो गया? 15वां प्रश्न क्या बोलता है, जरा देखिए। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त, केंद्रक के और भी चीज है अतिरिक्त, अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो डीएनए और किस में पाया जाता है बताइए? बताएंगे डीएनए? तो चलिए बताते हैं। तो ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसमें डीएनए पाया जाता है। समझ गए? क्या पाया जाता है? डीएनए। अब डीएनए है तो चलिए डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। आप अभी जस्ट पढ़े कि लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों तक क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये हम पढ़े। और फिर क्या होता है? कोशिकाएं जो है फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन करता है। यही पढ़े ना ऊपर, यही तो पढ़े आगे पीछे। अब यहाँ पे क्या है कि डीएनए की बात हो रही है। अब डीएनए की बात हो रही है तो अब चलिए जानते हैं। डीएनए एक क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है, मतलब जेनेटिक मटेरियल है, जो माता पिता के जैविक गुणों को क्या होता है? जैविक गुणों को संतानों में हस्तांतरित करता है। तो ये तो हम जान गए कि डीएनए जो है एक अनुवांशिक पदार्थ है, जो कि माता पिता के माध्यम से हमको मिलता है, हमारे अंदर आता है, संतानों में मिलता है, आप जानते हैं, हस्तांतरित होता है। लेकिन डीएनए का अगर फुल फॉर्म पूछते तो आपको याद रखना होगा, क्योंकि डीएनए का पूछता है। जैसे आरएनए का फुल फॉर्म आप ऊपर पढ़े, उसी तरह डीएनए का पढ़ेंगे। तो डीएनए का तो डी का होता है डिऑक्सी, डी माने डिऑक्सी, डिऑक्सी कर देंगे, ऐसे बोलिए। एनए का है, एनए लग गया, मतलब एनए लग गया तो राइबो न्यूक्लिक एसिड बता दीजिएगा। ए माने एसिड और एन माने राइबो न्यूक्लिक। एन माने न्यूक्लिक है तो राइबो न्यूक्लिक होगा, तो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा। जैसे राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है आरएनए का होता है, आरएनए का भी फुल फॉर्म आप पढ़े हैं। उसी तरह यहाँ पे भी डीएनए का अगर बोले तो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बता दीजिएगा, फुल फॉर्म याद कर लीजिए। डीएनए का फुल फॉर्म पूछे तो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बताएंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि डीएनए जिसका फुल फॉर्म क्या पढ़े? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, भूलिएगा नहीं ना। डीएनए जंतु एवं पादप कोशिकाओं में केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो डीएनए आगे तो जान लीजिए जंतु में तो है ही, जंतु और पादप दोनों में, मतलब पेड़ पौधे में भी। तो जंतु एवं पादप कोशिकाओं के क्या है? केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, ये भी आप जान गए। अब और सुनिए, इसके अतिरिक्त ये पादपों एवं शैवालों की कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरित में भी पाया जाता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है।
16वां प्रश्न है कि गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है? तो किसका परिवर्तित रूप है? तो वो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्रोमैटिन धागों का परिवर्तित रूप माना जाता है गुणसूत्र। चलिए, तो क्रोमैटिन धागा केंद्रक में एक जाल सदृश संरचना के रूप में पाया जाता है। तो जैसे ही क्रोमैटिन धागे की बात हो गई, धागा मतलब जाल, जाल के रूप में होगा, जाल की संरचना के रूप में होगा कि तो कहाँ पे केंद्रक में एक जाल सदृश संरचना के रूप में होगा कौन? क्रोमैटिन धागा। याद ये रखना है, इंपॉर्टेंट, जो कि न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब न्यूक्लिक और प्रोटीन, यहाँ पे जोड़ दिया है, न्यूक्लियो प्रोटीन से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होता है? तो न्यूक्लिक और प्रोटीन से मिलकर निर्मित होता है। कौन निर्मित होता है? कौन सा धागा? तो क्रोमैटिन धागा निर्मित होता है। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन के समय ये धागे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो जैसे ही बात करें कि कोशिका जैसे विभाजन होगा तो धागा तो अलग होगा ना, टूटेगा तभी तो अलग होगा। कभी जो भी बंधन बंधा हो, अगर वो जुड़ा है तो कभी अलग होगा नहीं। जब तक उसमें धागा टूटेगा नहीं, बंधन टूटेगा नहीं, तब तक अलग होगा नहीं। तो यही है, जब तक धागा टूटेगा नहीं तो अलग होगा नहीं। तो वही तो कोशिका विभाजन के समय क्या होगा? धागे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तभी तो विभाजन हुआ। ये हुआ। और भी बात करते हैं। और संकुचित होकर छोटे और मोटे हो जाते हैं। जैसे हम बताए आपको कि कोई भी रिश्ते या बंधन होते हैं तो वो क्या होते हैं? जब टूट जाता है तो अकेला सीमित हो जाता है, सब एक दूसरे से अलग हो गया, सीमित हो गया, संकुचित हो जाता है। छोटे रूप में हो गए, अकेला हो गए, ऐसे 2 थे तो बड़े स्तर पे थे, उनकी फैमिली, मेरी फैमिली। उसी तरह कोशिका का भी धागा है कि जुड़ा हुआ है तब सारा फैमिली अपना है, और जैसे ही टूट गया तो सारा फैमिली दूसरे का है, मतलब अलग-अलग हो गए फैमिली। तो फैमिली अकेला हो गया कि नहीं? छोटा भी हो गया। ऐसे याद रखिएगा। तो ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला मैंने, छोटे और मोटे हो जाते हैं। अब यही बात इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे ही क्रोमैटिन धागों की अगर बात करेंगे तो क्रोमैटिन धागों के इस परिवर्तित रूप को ही क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहा जाता है। यही परिवर्तित हो जाता है, अलग हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, मतलब तो धागा टूट के बनेगा, उसी को गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम। जैसे रिश्ता टूटने के बाद अलग जाकर रिश्ता बनता है तो वो एक अलग नाम पड़ता है, उसी तरह ये भी गुणसूत्र अलग हो गया तो नाम पड़ गया गुणसूत्र, क्रोमोसोम हो गया। ऐसे समझ रहे हैं कि नहीं? समझ आने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने समझाया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करेंगे। गुणसूत्र की अगर बात करेंगे, गुणसूत्र की बात करेंगे, गुणसूत्र को ही क्रोमैटिन धागे भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं जानते हैं? क्योंकि इसी से अलग होके बना है ना, ये भी आप जानिए। इसी से जुड़ा हुआ है ना धागा। तो गुणसूत्र न्यूक्लिक अम्ल मतलब डीएनए, न्यूक्लिक अम्ल मतलब डीएनए, है ना? पढ़े थे, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, इसी का है। तथा क्षारीय प्रोटीन, जिसे क्षारीय प्रोटीन को कहा जाता है हिस्टोन। क्या बोलते हैं? हिस्टोन से निर्मित होता है। तो गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र न्यूक्लिक अम्ल क्षारीय प्रोटीन से निर्मित होता है। तो गुणसूत्र जो है न्यूक्लिक तथा क्षारीय प्रोटीन से निर्मित होता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि गुणसूत्र जो है डीएनए और हिस्टोन से मिलकर निर्मित होता है। डीएनए के क्रियात्मक भाग को जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीएनए के जो कार्य होते हैं, क्रियात्मक करते हैं, काम करते हैं, उसी को, उसी भाग को, उसी पार्ट को जीन कहते हैं। आगे बढ़ें। कैसा लग रहा है ये वीडियो जरूर कमेंट करिएगा। 17वां प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली बनी होती है तो ये बनी होती है ए और बी दोनों से बनी होती है। मतलब ए और बी मतलब प्रोटीन से और लिपिड से भी बनी होती है। लिपिड को क्या कहते हैं हम बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो सुनिए, यहाँ पे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली दोनों कहा जाता है। कोशिका झिल्ली कहिए या प्लाज्मा झिल्ली कहिए, मतलब सेल मेम्ब्रेन कहिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए, यहाँ पे प्लाज्मा कहा जाता है। तो दोनों को याद रखें, कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, इतना जान गया। अब देखिए, लिपिड तथा प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन, कोशिका झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन जैसे कार्बनिक अणुओं से निर्मित होते हैं। तो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर निर्मित होता है। क्या निर्मित होता है? कोशिका झिल्ली, मतलब सेल मेम्ब्रेन होता है, उसी का नाम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। यह जो है कोशिका द्रव की बाह्य परत है। यह जो है कोशिका द्रव की कौन सी है? बाहरी परत है, जो कि लचीली होती है। मतलब कोशिका झिल्ली जो है हमारा, कोशिका द्रव की बाहरी परत को कहा गया है, बाहरी परत है, जो कि बहुत थोड़ा लचीला होता है। इसका लचीलापन, किसका लचीलापन? कोशिका झिल्ली
का लचीलापन कोशिका को जो है बाह्य पर्यावरण से भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता प्रदान करता है। और चलिए जानते हैं इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो जिस तरह से ये प्रक्रिया होता है उसी को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एंडो को अलग कर दीजिए, साइटो को अलग कर दीजिए और सिस को अलग कर दीजिए, तो एंडोसाइटोसिस हो जाएगा। अब और भी जानकारी अगर लेना है तो सुनिए, अमीबा की बात करते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से होता है। कोशिका झिल्ली का मतलब सेल मेम्ब्रेन का, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। इसका निर्माण 3 परतों से होता है। कितने परत से? 3 परत से। बाहरी परत, मध्य परत एवं आंतरिक परत। तो बाहरी परत तो हम जान गए, उससे भोजन ग्रहण करने में मदद मिलता है पर्यावरण से, एनवायरनमेंट से। मध्य परत से आपको अच्छा है, आंतरिक परत से तो मध्य परत, आंतरिक परत। तब देखिए बाहरी से भोजन लीजिएगा तो बीच वाला आएगा, बीच में आएगा तब ना अंदर जाके पेट में जाएगा। ऐसे याद कर सकते हैं। याद हो रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? से मिलकर क्या होता है? होता है 3 परत से मिलकर होता है, निर्मित होता है कोशिका झिल्ली। इसमें जो है बाह्य एवं आंतरिक परतों का निर्माण जो है प्रोटीन द्वारा होता है। लीजिए, ये जो आंतरिक परत देख रहे हैं और बाहरी परत देख रहे हैं, इन दोनों का निर्माण जो होता है ये प्रोटीन द्वारा होता है। लेकिन मध्य परत का निर्माण जो होता है, ये बीच वाला जो मध्य परत है कोशिका झिल्ली का, इसका निर्माण जो होता है लिपिड द्वारा। लिपिड या वसा कहिए, लिपिड को ही वसा कहते हैं। तो लिपिड द्वारा होता है या वसा द्वारा होता है। 18वां प्रश्न की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 18वां प्रश्न की। तो सुनिए, 18वां प्रश्न क्या है कि मानव शरीर की लसिका कोशिकाएं किस अंग में बनती है? तो मानव शरीर की लसिका कोशिकाएं जो है किस अंग में बनती है? तो वो बनता है तिल्ली में बनती है। किस में बनता है? तिल्ली में बनता है। ये हम जान गए। तो मानव शरीर की अगर लसिकाओं की बात करेंगे, कोशिकाएं की बात करेंगे, तो किस अंग में बनेगा? तो ये बनता है तिल्ली में बनता है। तो तिल्ली में तो हम जान गए। चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो लसिका कोशिकाएं जो है, जिसे हम लिम्फोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट बोलते हैं, लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। तो लिम्फोसाइट बोलते हैं। तो लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिका है। श्वेत रक्त मतलब WBC है, जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा मतलब बोन मेरो द्वारा किया जाता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि लसिका कोशिकाएं जो हैं एक प्रकार का श्वेत रक्त कणिका है, WBC है। क्या है? WBC है। अब WBC है तो याद रखिएगा इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण जो होता है ना, लसिका ग्रंथियों से होता है, तिल्ली से होता है, थाइमस ग्रंथि से होता है तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। ये सब मिलकर बनता है WBC, श्वेत रक्त कणिका मिलता है। और जानते हैं को हम 3 नाम से जानेंगे। आगे तो तिल्ली तो एक है, दूसरा तिल्ली को प्लीहा के नाम से जानते हैं, और तिल्ली को ही प्लीहा कहिए या स्प्लीन कहिए। ठीक है, स्प्लीन कहा जाता है। तो ये आप देख रहे हैं। तो तीनों ढंग में से कोई भी रहेगा तो समझिएगा तिल्ली का ही नाम है। तो अब आगे जानते हैं। तो तिल्ली जो है शरीर की सबसे बड़ी वाहिनी विहीन ग्रंथि है। अब वाहिनी विहीन ग्रंथि को अब इससे कौन सा ग्लैंड कहते हैं? ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डक्टलेस, क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। यह जो है रोग प्रतिरोध तंत्र का एक भाग है। तो रोग प्रतिरोध तंत्र का एक भाग माना जाता है। देखिए 19वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित जीवों की कोशिका भित्ति एवं उसके निर्माणकर्ता पदार्थ के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। किसका कीजिए? सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ है कोशिका भित्ति है, एक तरफ निर्माणकर्ता पदार्थ है। तो कोशिका भित्ति है और निर्माणकर्ता पदार्थ है। तो सुनिए, पादप कोशिका भित्ति की अगर बात करें तो पादप कोशिका भित्ति में अगर हम बात करेंगे तो मिलान तो करना ही होगा, विकल्प का चयन करना है। तो कौन सा सही विकल्प है? तो यही तो सही विकल्प है ना। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज से निर्मित होती है, ये सही है। अब इसके बारे में हम चलिए जानते हैं। तो देखिए, निर्माणकर्ता पदार्थ की बात करेंगे तो यहाँ पे कोशिका भित्ति है और निर्माणकर्ता पदार्थ है। पदार्थ ध्यान रखिएगा, निर्माणकर्ता व्यक्ति नहीं बोल रहा है, पदार्थ बोल रहा है। तो पादप कोशिका भित्ति की अगर बात करें तो सेलुलोज से होती है, ये बात सत्य है, यही हमारा सही है। लेकिन और सब में उत्पटांग है। कैसे उत्पटांग है हम बता देते हैं, आगे मिलान कर देते हैं। जीवाणु कोशिका की अगर हम बात करें तो जीवाणु कोशिका का है हमारा क्या है? आपका
चौथे नंबर पे सही, उल्टा कर दिया ना चौथे नंबर पे, पेप्टोग्लाइकन है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे जीवाणु कोशिका का पेप्टोग्लाइकन है। शैवाल कोशिका भित्ति की अगर बात करें, तो शैवाल कोशिका का अगर बात करें, शैवाल का, एल्गी का, तो ये हमारा दूसरे नंबर पे चला गया है। तो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कि यहाँ पे देखिए शैवाल कोशिका भित्ति का ग्लाइकोप्रोटीन है। अब है कवक कोशिका, फंगी का। तो कवक कोशिका भित्ति की अगर बात करें, तो ये जो हमारा तीसरे नंबर पे है ग्लूकोशेमीन, ग्लूकोशेमीन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कवक कोशिका भित्ति का क्या है, चौथा नंबर सही है, ग्लूकोशेमीन है। तो अब चलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं, सुन लीजिए। पादप कोशिका भित्ति का अगर बोले निर्माणकर्ता पदार्थ कौन है, सेलुलोज है। जीवाणु कोशिका का मतलब बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति का बताइए निर्माणकर्ता कौन है, तो पेप्टोग्लाइकन है। कौन है, पेप्टो, पेट में रखो, ग्लाइकन है, ऐसे याद रख सकते हैं, फन के लिए बोलता हूं, ऐसा नहीं लीजिएगा। तो कोशिका भित्ति हमारा पेप्टोग्लाइकन है। अगर शैवाल कोशिका भित्ति की अगर बात करें, शैवाल की बात करेंगे हम लोग, एल्गी की बात करेंगे, तो इसका जो है नाम है, जैसे ही ग्लाइको अलग कर दीजिए, ग्लाइको अलग कर दिया, प्रोटीन अलग कर दिए, तो ग्लाइको और प्रोटीन को मिलाकर बना है कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ है, निर्माण पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, तो ग्लाइको प्रोटीन है, मतलब ग्लाइको और प्रोटीन मिलकर बना है शैवाल कोशिका भित्ति, ऐसे याद कर सकते हैं। कवक कोशिका भित्ति की अगर बात करें, तो इसमें दो, इसमें भी है, सेमीन अलग कर दीजिए और ग्लूको अलग कर दीजिए, ग्लूकोशेमीन, ये भी मिलकर बना है कोशिका भित्ति तैयार हुआ है। क्लियर। 20वां प्रश्न है, जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं, तो जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, तो अनुपस्थित क्या होगा जंतु कोशिका में, आप बता सकते हैं, तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति होगा, क्योंकि कोशिका भित्ति ही तो अनुपस्थित होता है, तो सेलुलोज से बनता है, जो कि अनुपस्थित होगा। यहाँ पे हो सकता है सेलुलोज लिख दे या कोशिका भित्ति ना लिखे, तो आप ये समझिएगा कि इसकी अनुपस्थिति होती है। और चलिए जानकारी लेते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका कला के, कला मतलब झिल्ली की बात हो रही है, कला मेम्ब्रेन के बाहर की भित्ति मतलब बॉल नहीं होती है। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति जो है नहीं होती है, डायरेक्ट बात है, मतलब सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त इसमें जो है लवक भी नहीं पाए जाते, इसमें लवक भी नहीं पाया जाता है। साथ ही रसधनिया या तो होती ही नहीं है, रसधनिया होती ही नहीं है, अथवा बहुत छोटी होती है, अगर होगी भी तो बहुत छोटी होगी। अतः कोशिका द्रव कोशिका में समान रूप से वितरित होता है। इसके विपरीत पादप कोशिका में कोशिका भित्ति बड़ी बड़ी रसधनिया तथा लवक पाए जाते हैं। समझ गए। तो पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति तो पाई जाती है, बड़ी बड़ी रसधनिया भी पाई जाती है और लवक भी पाया जाता है। तो ध्यान रखना है, जंतु कोशिका में अगर रसधनिया है तो बहुत छोटे मात्रा में होगा, और नहीं है तो नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। लेकिन कोशिका भित्ति और लवक ये जंतु कोशिका में पाया ही नहीं जाता है। 21 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो 21 क्वेश्चन नंबर क्या है कि जैव कोशिका का कौन सा भाग जो है पावर हाउस कहलाता है। तो जैव कोशिका का कौन सा भाग जो है पावर हाउस कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाएगा। जानकारी हम लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को जैव कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो हम जानते हैं कोशिका का पावर हाउस अगर बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया, टिक लगाइएगा कि यह कोशिका में पाई जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्रकार रचनाएं होती है। किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो आपसे बोलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका द्रव में पाई जाने वाली एक गोलाकार, सूत्राकार और रचनाकार होती है, मतलब रचनाएं होती है, उसका गोलाकार टाइप का होगा, सूत्राकार जैसा होगा, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें औसत लंबाई, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की अगर औसत लंबाई बोले ना तो 3 से 5 जो है आपको मिली माइक्रोन में आता है। एम ये माइक्रोन का सिंबल है, ठीक है। तो 3 से 5 मिली माइक्रोन का औसत लंबाई माना जाता है, 3 से 5, ठीक है, मिली माइक्रोन लंबाई है इसका। अगर इसका व्यास की बात करें, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास का, लंबाई तो हम जानेंगे 3 से 5 मिली माइक्रोन। व्यास की बात करें तो व्यास जो है 0.2 है तक होती है। कितना होता है, 0.2 तक ही होता है। इसको भी माइक्रोन में भी रख सकते हैं, माइक्रोमीटर कहिए इसको। व्यास अगर बात करें तो 0.2 माइक्रोमीटर करिएगा, ठीक है, मीटर में होगा, तक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से बोला जाता है, ठीक है, लेकिन हम लोग का आदत है इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया बोल देते हैं,
तो इसका मतलब मत समझिएगा कि उच्चारण हमको नहीं आ रहा है, अपना क्षेत्रीय हिसाब से याद करने के तरीके से मैं ये शब्द बोलता हूँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली के अवतरण से घिरा हुआ है, मतलब आवरण से घिरा हुआ है। अवतरण कहिए या आवरण कहिए, आवरण से घिरा हुआ है। तो कैसे? दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये जरूर ध्यान रखना है, जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इससे अधिक मात्रा में ही ऊर्जा प्राप्त होता है, इसलिए तो पावर हाउस कहा जाता है इसे। इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जागृह, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसलिए कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है किसे? माइटोकॉन्ड्रिया का, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का। चलिए 22वां प्रश्न क्या है सुनिए। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है ए और बी दोनों में बनी होती है। ए और बी दोनों मतलब प्रोटीन से और लिपिड से मिलकर बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। और प्लाज्मा झिल्ली को ही कहा जाता है कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली को ही कहा जाता है मतलब कोशिका कला कहते हैं, और उसी को इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, है ना। तो हर ढंग में याद रखिएगा, अगर हो सकता है कोशिका झिल्ली ना दे, उसके जगह पे प्लाज्मा झिल्ली दे दे, हो सकता है प्लाज्मा झिल्ली के जगह पे कोशिका कला दे दे। तो ये सब ध्यान रखना। हो सकता है फिर अगर मान लीजिए तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन दे दे, है ना। तो ये सब आपको याद रखना होगा शब्द, ये सब पूछा हुआ शब्द है, इसलिए हम रिपीट करते हैं, अन्यथा हम नहीं करते। देखते होंगे पढ़ के चल जाते। देखिए कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली, इसी को कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए या सेल मेम्ब्रेन कहिए। आप सुनिए, प्लाज्मा झिल्ली जो है कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होती है। जो हमारा कोशिका झिल्ली है बाहरी आवरण है, ये हम जानते हैं, किसका? सेल का, जो उसे बाह्य वातावरण से पृथक करती है, बाहरी वातावरण से, बाहरी एनवायरनमेंट से पृथक करती है, अलग करती है। ये झिल्ली, कौन झिल्ली? प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन प्रोटीन तथा लिपिड, लिपिड मतलब वसा से जो है बनी होती है। तो आपसे पूछेगा कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है, वसा से मिलकर बनी होती है ना, प्रोटीन और वसा से मिलकर बनी होती है। और चलिए, प्लाज्मा झिल्ली अर्ध परागम सजीव झिल्ली होती है, ठीक है। अर्ध परागम होता है, मतलब उसका जो है विकसित जो है विकासित क्षेत्र अगर कहा जाए तो आधा होता है, सजीव झिल्ली होता है, जो केवल निश्चित वांछित पदार्थों को ही अंदर आने देता है, जो बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही रेयर है, उसी पदार्थ को अंदर आने देता है और अवांछित पदार्थों को बाहर जाने देता है। मतलब अच्छे पदार्थ को वो रख लेता है और बाहरी पदार्थ को वो मतलब खराब पदार्थ कहिए, गंदी पदार्थ को बाहर फेंक देता है। कोशिका झिल्ली के इस गुण को क्या कहा जाता है? चयनात्मक परागम्यता कहते हैं। सेलेक्टेड क्या कहते हैं? सेलेक्टेड, मतलब आगे तो ये जान लीजिए कि चयनात्मक परागम्यता कहते हैं। परागम्यता देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, इसी को अगर मान लीजिए हो सकता है चयनात्मक आपको परागम्यता जो है नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर भी हम बहुत बार नहीं पढ़े, हम आगे बढ़ गए थे, लेकिन हमको लगा क्या बताना जरूरी है, ये शब्द बार बार आ रहा है, तो सुन लीजिए आगे। तो ये शब्द तो आप बहुत आसानी से जानते होंगे, इसे सिलेक्टिव कहते हैं। सिलेक्टिव है, लेकिन इसे क्या कहते हैं? तो ये जो सिलेक्टिव परमी, यहाँ पे तोड़ दीजिए तब आपको आसानी से होगा। परमी कर दीजिए, क्या कर दिए? परमी एबिलिटी कर दीजिए, क्या कर दीजिए? एबिलिटी कर दीजिए। तो परमी एबिलिटी है, तो सेलेक्टिव परमी एबिलिटी कहते भी हैं। 23 क्वेश्चन नंबर है, 23 क्वेश्चन नंबर क्या है कि नाभिक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? डीएनए जी कहाँ होते हैं बताइए, किस कोशिकांग में डीएनए होते हैं? तो हम किसमें होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बोलता हूँ, इसका मतलब अर्थ को अनर्थ ना लगाएंगे, इसलिए क्योंकि अपने क्षेत्रीय भाषाओं के कारण मैं उसे याद करवाता हूँ स्टूडेंट को ऑफलाइन, इसलिए वो शब्द बैठा हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन तो माइटोकॉन्ड्रिया ही आएगा, है ना। चलिए अगर बात करें हम लोग तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कि हम पढ़ चुके हैं, जो कि कोशिका के नाभिक या केंद्रक में पाया जाता है। तो केंद्रक कहिए या नाभिक कहिए, जो कि हम ऊपर केंद्रक ही पढ़ते आए, तो केंद्रक का ही नाम नाभिक है और नाभिक को ही केंद्रक कहते हैं, है ना।
पाया जाता है। किसमें पाया जाता है डीएनए? नाभिक में, मतलब केंद्रक में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में उपस्थित होते हैं। डीएनए को जो है जीवों के लक्षणों के संकेतों, डीएनए को जीवों के लक्षणों के संकेतों व सूचनाओं की जो है जन्मपत्री भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि डीएनए को किस नाम से और जाना जाता है या किस नाम से कहा जाता है? तो डीएनए को सूचनाओं का जन्मपत्री भी कहा जाता है। जन्मपत्री तो होगा ही भाई, डीएनए है, आनुवांशिक है। जीवों के लक्षणों का संकेत भी बताता है, डीएनए से ही पता चलेगा कि आप इस डीएनए का हैं, आप इस डीएनए का वंशज हैं। फ्रेडरिक मिशर जी किए थे खोज, किसकी? डीएनए की खोज। चलिए आगे चलते हैं। जो इसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है आपको जानना है। तो कथन जानने के लिए ऑप्शन नंबर सी आपको सही लगाना है। तो विषाणु, देखिए ये वाला जो है ना एडिट हो गया था, ऊपर जो माइटोकॉन्ड्रिया ना है उसका व्यास जो पूछा था 0.2, तो MUC था, माइक्रो था, है ना। तो ये नीचे आ गया, प्रिंट हो जाता है कभी-कभी। तो कौन सा कथन सही है? तो इस सी नंबर सही है। विषाणु मतलब वायरस सम वायरॉइड, क्या है? वायरॉइड एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? आरएनए से बने होते हैं। चलिए आगे जानते हैं, सुनिए। विषाणु सम वायरॉइड, वायरॉइड बोलते हैं। तो विषाणु सम वायरॉइड एकल तंतु सिंगल तंतु को कहते हैं, आरएनए से बने होते हैं। तो ये किससे बने होते हैं? तो आरएनए से बने होते हैं। यह पोषी कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि व प्रजनन करने वाले अविकल्पी परजीवी होते हैं। ये जो होता है विषाणु जो आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे एकल तंतु होता है, आरएनए से बनता है, ये हम जानते हैं। और ये क्या होता है कि पोषी जो कोशिका होता है, जो पोषी होते हैं, पोषक जो करते हैं, वो कोशिका के अंदर में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, वृद्धि कहिए या प्रजनन करते हैं। और प्रजनन करने वाले अविकल्पी परजीवी हैं ये। कौन? आपका विषाणु सम वायरॉइड। इसमें पाए जाने वाले जो हैं न्यूक्लिक अम्ल जो है प्रोटीन आवरण का अभाव होता है। 25 क्वेश्चन नंबर ध्यान से सुनिएगा। प्रक्रमित कोशिका जो मृत है, प्रक्रमित कोशिका मृत एक कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो प्रक्रमित कोशिका मृत को कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो कौन किसे कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए, एपोप्टोसिस। क्या कहेंगे? एपो अलग कर दीजिए, पटॉप्सी अलग कर दीजिए, ठीक है, एपोप्टोसिस। चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। एपोप्टोसिक बोल दीजिए या सिस बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुकोशिकीय जीवों में होने वाली एक प्रक्रिया है। एक तरह से एटॉप्सी का नाम सुने होंगे, है ना। एटॉप्सिक हो गया, एटॉप्सिक हो। तो एटॉप्सिक क्या है? बहुकोशिकाओं जीवों का होने वाली, बहुकोशिकाओं में होने वाली एक प्रक्रिया है, क्रिया है, ठीक है। इसके अंतर्गत जब कोई कोशिका बिना किसी बाह्य आघात के, मतलब कोई बाहरी आघात, मतलब उस पर कोई आघात ना हो, आक्रमण ना हो, स्वयं नष्ट होने लगती है, तो यह कोशिका के लिए स्वयं मृत्यु होने के समान होता है। मतलब बाहरी आघात नहीं हुआ, मतलब बाहरी कोई आक्रमण नहीं किया उस कोशिका पे, तो अभी नष्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, स्वयं नष्ट हो रहा है। तो समझिए यह कोशिका के लिए स्वयं मृत्यु होता है, मतलब स्वयं मरने का समय आ जाता है, उसका समय काल पूरा हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही एपोप्टोसिस या कोशिकीय मृत्यु कहते हैं। यह कोशिका के जो है डीएनए में जो है जैव रासायनिक निर्देशों के कारण होता है। तो यह कोशिका के डीएनए में जैव रासायनिक निर्देशों के कारण होता है। तो ये हो गए हमारे कोशिका विज्ञान का समापन। इसका हो गया, कोशिका विज्ञान समाप्त हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा, क्या आएगा बताए? नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा बहुत ही यूनिक बायोलॉजी का आएगा, उसके बाद केमिस्ट्री का चलेगा, उसी की तरह प्रकाश का भी चलेगा। बस आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और जल्द ही महामैराथन वन लाइनर आपके लिए आ रहा है, बस आप तैयार रहें। और वर्ल्ड ज्योग्राफी जल्द खत्म होगा, महामैराथन में ही खत्म होगा।